नमस्कार भैया। हम लोग जो है एक लंबे समय के बाद मिले हैं। हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले हम लोग उद्भव पढ़ेंगे, पतन कैसे हुआ, इनके स्थानों के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा कि इतिहास को इतिहास को जो है कालक्रमों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था। आपका कौन कौन सा है? सबसे पहले था आपका प्रागैतिहासिक काल, फिर आदि ऐतिहासिक काल, इसके बाद था आपका ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल का संबंध किससे था? पाषाण काल से, यानी कि ऐसा काल जिसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। पुरातात्विक साक्ष्य उसे कहते हैं भैया पृथ्वी के गर्भ में या पृथ्वी के अंदर जो कोई भी चीज रहे उसको निकाल कर उसके बारे में अध्ययन करना, उसे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। जैसे उसमें आ गया आपका सिक्का, मिट्टी, मूर्ति वगैरह आ गया। आदि ऐतिहासिक काल ऐसे काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध है, ना ही पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। मतलब यहाँ क्या है कि इसमें लिखा गया है, लिखित साक्ष्य है, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है। इसका संबंध किससे भैया? आईबीसी। आईबीसी किसको कहते हैं? आईबीसी जो है शॉर्टकट इंग्लिश में सिंधु घाटी सभ्यता को इंग्लिश में हम लोग इंडियन वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडियन या इंडस, सिंधु को इंडस कहा जाता है, घाटी को इंग्लिश में वैली कहा जाता है, सभ्यता को सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो हम लोग शॉर्टकट में आईबीसी भी बोलेंगे, तो इसमें समझना है आपको। आईबीसी बोलना तो समझना है। इसके बाद ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग ऐतिहासिक काल के बारे में ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है और साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल का संबंध आपका किस काल से है? वैदिक सभ्यता से, यानी कि वैदिक सभ्यता के आगे के काल। अभी हम लोग किस युग में जी रहे हैं? जैसे 2020-21 कौन सा युग में है? तो ये हम लोग जो है ऐतिहासिक काल के युग में जी रहे हैं। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि सभ्यता क्या है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सभ्यता बड़ी वर्ड हम लोग को टेंशन करता है भैया। समझते हैं कि सभ्यता क्या है। तो सभ्यता क्या है? एक फूल का जो बाहरी आवरण है। देखिए सबसे पहले आपको सभ्यता से समझने से पहले आपको संस्कृति को समझना पड़ेगा, कल्चर को समझना पड़ेगा, तभी आपको सभ्यता समझ में आएगा। तो जैसे देखिए फूल का जो बाहरी आवरण है, यानी कि फूल का जो बाहरी, कोई फूल है, मान लीजिए कोई फूल है, तो फूल का जो बाहरी आवरण है वो आपका सभ्यता है और आंतरिक आवरण जो है वो आपकी संस्कृति है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि सभ्यता आखिर होता क्या है। जब कोई एक विशेष क्षेत्र में पालन करने वाला लोग, जैसे देखिए मान लीजिए ये एक गांव है, इस क्षेत्र में मान लीजिए यहाँ आपका मान लीजिए सती प्रथा चलता है। सती प्रथा एक ऐसा प्रथा होता है जिसमें अगर पति मर जाता है तो पत्नी को जो है चिता पर जिंदा उसको क्या किया जाता है? लेटा दिया जाता है, जिंदा मार दिया जाता है। तो उस प्रथा को सती प्रथा कहते हैं। मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, यहाँ सती प्रथा चल रहा है, एक छोटा सा क्षेत्र है गाँव में। अब जब यही प्रथा एक बड़ा क्षेत्र में एक भयानक रूप ले ले तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सभ्यता कहेंगे। ठीक है, समझना है इसको। अगर मान लीजिए एक ये छोटा सा गांव है, यहाँ 4 गो चोर है और यही चोर और सब गांव अगलो बगलो के आदमी को सबको चोर बना दे तो उसको हम लोग सभ्यता कहेंगे। समझे कि नहीं समझे? अगर वो चोरी करने सबको सिखा दे उसे सभ्यता कहेंगे। तो जब संस्कृतियां मरती है तो उसके कब्र पर सभ्यता आती है। ठीक है, तो वही हमने लिखा कि प्राचीन समुदाय की दृष्टि से संस्कृति का अर्थ है एक प्रकार की जीवन शैली। हम लोग किस तरह का जीवन जीते हैं ये पूछेगा नहीं, हम समझा रहे हैं इसको। जो एक विशिष्ट क्षेत्र में प्रचलित रही थी, किंतु जब यह जीवन शैली एक विस्तृत युग में बढ़ गई, यानी कि एक विस्तृत युग में फैल गई, एक बड़ा सा युग में फैल गई, तो उसे को हम लोग क्या बोलते हैं? सभ्यता कहते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि सब लोगों के रहने की जगह को सभ्यता कहते हैं। अब देखिए सभ्यता सब लोगों के रहने के, सबसे पहले मानव अफ्रीका में आया था, लेकिन सब मानव नहीं था, वो लोग असभ्य थे, किसी को भी मार के खा जाते थे। तो सबसे पहले सब मानव जो है एशिया में आया, तो इसलिए सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? एशिया को कहा जाता, जबकि मानव जाति पहली बार कहाँ आया? अफ्रीका में आया। अब हम लोग समझते हैं कि आईबीसी की खोज की कहानी क्या है। सबसे पहले इस चीज को समझना है आपको।
सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज किया गया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज पहले क्या किया 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नाम का एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, नैरेटिव और जर्नी नामक पत्रिका में इन्होंने हल्का सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार किया। आप इंटरनेट पर भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं नैरेटिव और जर्नी नामक पत्रिका, ठीक है, अभी भी इंटरनेट पर उपलब्ध है। देखिए, सबसे पहले 1853 ईस्वी में रेल चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, उसे ब्लैक ब्यूटी के नाम से जाना जाता है, समझे कि नहीं, वो हम बाद में पढ़ाएंगे। तो 1856 ईस्वी में क्या हुआ था कि कराची और लाहौर और कराची से रेलवे लाइन बिछा रहा था। तो जब लाहौर और कराची से जब रेलवे लाइन बिछा रहा था, तो क्या किया, ये दोनों भैया था, जेम्स बर्टन और विलियम्स बर्टन, यानी कि इसे बर्टन बंधु भी कहते हैं। बर्टन बंधु मतलब, बर्टन मतलब क्या होता है, बर्टन मतलब ये लास्ट वाला जो बर्टन और बर्टन है ना, तो इसलिए दोनों भाई को बर्टन बंधु कहा गया, ठीक है। अली बंधु, अगर मोहम्मद अली, फारूक अली, ये दोनों को अगर दोनों भाई है तो इसे अली बंधु कहेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो क्या किया था कि दोनों ने रेलवे लाइन बिछा रहा, तो दोनों ने क्या किया कि जो ईंटा जो वहाँ लग रहा था, जो ईंटा लग रहा था रेलवे लाइन में, तो उसको क्या किया, खंडहर से खोद के बगल में ही खंडहर था, तो खंडहर था, वहीं खोद के क्या कर रहा था, निकाल रहा था, ईंटा लगा रहा था, खोद के निकाल रहा था, ईंटा लगा रहा, खोदते गया, देखा एगो नाली मिला, फिर खोदते गया तो देखा एगो बड़ा सा बिल्डिंग मिल गया। और जब बिल्डिंग मिला तो अब समझने लगा तो यहाँ तो कुछ है। अब क्या क्या 1921 ईस्वी में क्या क्या सर जॉन मार्शल, ये पुरातात्विक विभाग का ये थे, आपका पुरातात्विक विभाग का जो हेड थे, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का उस समय हेड थे। अब ये तो खोदेंगे नहीं, तो ये खोदने के लिए बुलाए गुजरात से दयाराम साहनी को, ठीक है, ये मुख्य अधिकारी था और इन्होंने खोदने के लिए इसको बुलाया। इन्होंने खोदवाया, जब खोदवाया तो बड़का सा एक स्थल मिला जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया, यानी कि उस स्थल को क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। तो सबसे पहले घटना को समझा, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने पहली बार जानकारी दिया नैरेटिव और जर्नी नामक पत्रिका में। जानकारी ऐसा दिया था, सिर्फ जानकारी दिया था, ये नहीं कहा था कि यहाँ कोई स्थल है, यहाँ हमारे सभ्यता है, ऐसा नहीं कहा गया था। फिर 1856 ईस्वी में क्या किया, इसी जगह पर यानी कि रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में ये दोनों भाइयों ने क्या किया था, ईंटें लगवा दिया था, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने सारे भवन के ईंटें थे उसको लगा दिया था रेलवे लाइन में। फिर 1921 में जो है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ये आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड थे उस समय, इसी के नेतृत्व में एक खुदाई हुआ। और जब खुदाई हुआ तो पता चला कि अरे बड़का स्थल था, एक सिंधु घाटी सभ्यता एक बड़का स्थल था, वहीं उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसका पहले नाम क्यों दिया गया, तो सबसे पहले इनको कई नामों से जानते हैं, 1 2 3 4 5 नाम से जानते हैं हम लोग। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला स्थल खोजा गया वो हड़प्पा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, जरा गौर कीजिएगा। देखिए, जितने भी भारत में स्थल थे, जितने भी स्थल थे वो सबसे ई भाग में ज्यादा स्थल था, इधर विस्तार नहीं हुआ था, आपका इधर विस्तार नहीं हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ई भाग में जितने भी स्थल थे उनके वो जो है वो स्थल किसी ना किसी नदी के किनारे था, वो स्थल क्या था, किसी न किसी नदी के किनारे था। और वो नदी जो है कहीं ना कहीं किसी भी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में आकर मिल जाती थी, यानी सिंधु नदी में आकर मिल जाती थी। इसलिए इस सभ्यता को यहाँ से जितने भी स्थल थे सारे स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। सबसे पहले समझना है कि यानी कि जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के, जैसे कालीबंगा हुआ, आपका हड़प्पा हुआ, हड़प्पा एक स्थल था, सबसे पहले खोजा गया स्थल क्या था, हड़प्पा, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। और आपका जैसे मोहनजोदाड़ो हुआ, तो मोहनजोदड़ो जो है वो भी किसी ना किसी स्थल के, वो भी किसी ना किसी नदी के किनारे होता है। क्योंकि सभ्यता का जो देखिए, कोई भी स्थान जो है नदी के किनारे ही बसता है। तो क्यों, अभी भी देखिए ना, अभी अगर अनुमान लगाइए तो कोई भी गांव, अधिकतर गांव जो है नदी के किनारे होता है, क्योंकि वहां से नदी से उसको बहुत जो है लाभ मिल जाता है। जैसे कृषि, पटवन, ये सब सिंचाई के लिए भी उसको क्या हो जाता है, बहुत ही
लाभ हो जाता है। तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल थे वो किसी न किसी नदी के किनारे थे, और वो नदी आकर सिंधु नदी में मिलती थी। सिंधु नदी यहाँ पंजाब में बहती थी, सिंधु नदी यहाँ से निकलती थी, यानी कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती थी और इधर जाके आपका ये अरब सागर में गिर जाती थी। तो जितने भी स्थल थे वो किसी न किसी नदी के किनारे थे, और वो नदी आकर सिंधु नदी में मिलती थी या गिरती थी। इसलिए इस सभ्यता जितने भी स्थल थे उसको सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु सरस्वती, इसका तीसरा नाम जो सिंधु सरस्वती सभ्यता। देखिए आजादी के वक्त में जो है ना, भारत में इस सभ्यता से जुड़े केवल 20 ही बस्तियां मिली थी, 20 ही स्थल मिले थे। लेकिन जब भारत आज़ादी के बाद जब खोजा गया स्थल तो 1400 से 17 मतलब 1400 से ज़्यादा स्थल मिल गया। और जब 1400 से, अब इसका तीसरा नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, सबसे पहले हम लोगों ने समझा सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं कि सिंधु सभ्यता में जितने भी स्थल थे वो किसी नदी के किनारे थे, और वो नदी कहीं ना कहीं जाकर सिंधु नदी में आकर मिलती थी, इसलिए उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। अब सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों रखा गया, तो आज़ादी के वक्त, आज़ादी के समय यानी कि उसके पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 40 बस्तियां यानी कि 40 स्थल का पता लगा था। लेकिन अभी वर्तमान में 1700 से भी ज़्यादा है, 1400 मानकर चलते हैं, 1400 से ज़्यादा बस्तियां का पता लग चुका है। और जब इसमें से क्या हुआ, 1100 बस्तियां, 1100 जो स्थल है वो सिर्फ वो केवल भारत में है। और भारत में वो कहाँ है कि वो सिंधु और गंगा नदी के बीच में। देखिए गंगा नदी यहाँ है, आपका गंगा नदी यहाँ है और सिंधु नदी यहाँ है, तो इस नदी के बीचों बीच में ये 1100 बस्तियां हैं। तो इसलिए कभी ना कभी सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी बहती थी, जो वर्तमान में अभी लुप्त हो गई है। तो सरस्वती नदी के किनारे, सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे अधिकतर बस्तियां बसी थी, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। और चौथा क्या है कि चौथा जो है कांस्ययुगीन सभ्यता। सबसे पहले हड़प्पाई लोगों ने यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तांबा और टीन के साथ सबसे पहले कांसा बनाने शुरू किया। और जब कांसा बनाने शुरू किया, आज हम लोग कैसे बनाते हैं कांसा, तो तांबा और टीन को मिलाकर हम लोग कांसा बनाते हैं। तो इसलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसलिए कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं कि सबसे पहले हड़प्पाई लोगों ने तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया था। सोचिए कि ये लोग कितना जो है विकसित थे। और प्रथम नगरीय सभ्यता, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कुछ अन्य क्षेत्रों में भी, यानी कि जो समकालीन अन्य क्षेत्रों में भी, उसी समय में जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता फल फूल रही थी, उसी समय अन्य क्षेत्रों में जैसे मेसोपोटामिया के क्षेत्र में, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मेसोपोटामिया के क्षेत्र में, मिस्र के क्षेत्र में, तो वहाँ क्या था कि वो सभ्यता उतना विकसित नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता एक अकेले सभ्यता था जो विकसित अवस्था में, नगरों की अवस्था में पहुँच गया था, नगरीय सभ्यता थी। यहाँ आप नाली देखने को मिलेगा, सड़कें जो है, सड़कें ऐसा बना है कि जो वर्तमान के लिए चुनौती है। वर्तमान में ऐसे सड़कें हम लोग नहीं बना पाते, और ऐसे व्यवस्थित ढंग से नगर को सजाया था जो कि वर्तमान में अभी चुनौती बनकर रह गया है। यही तो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग को सीख देती, की विरासत है, विरासत को छोड़ के चली गई सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले घर बना लेते हैं, इसके बाद रोड एकदम नाला वगैरह बनाते हैं। पहले सिंधु घाटी सभ्यता में पहले नाला बनाता था, फिर रोड बनाता था, तब वहां जो है घर बनाता था। तो इससे पता चलता है कि यहाँ जो ये सभ्यता बहुत विकसित सभ्यता थी। और अन्य सभ्यता यानी कि इनके समकालीन में, इनके ही काल में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के ही काल में अनेक सभ्यता फल फूल रही थी, लेकिन वो सभ्यता नगरीय सभ्यता नहीं थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता ही केवल नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता थी। यानी कि पहली बार नगरों का उद्भव कब हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, इसलिए इसे नगरीकृत सभ्यता कहा जाता है। तो ये था 5 नाम, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। चौथा है आपका कांस्ययुगीन सभ्यता। पांचवा जो है आपका प्रथम नगरीकरण सभ्यता या प्रथम नगरीकृत सभ्यता। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझते हैं विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैले, इनका स्थल जो है कहाँ तक फैला हुआ है। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी, यार ये नहीं पूछेगा कि यहाँ यूपी उपराम कौन सी है, यहाँ कौन सी है, ये से नहीं पूछेगा, उतना खगोटार के नहीं पूछेगा और उतना पूछेगा भी नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं ये उत्तर आपका,
ये आपका इधर ऊपर वाले उत्तर, उसे ऊपर उसे उत्तर, उसके नीचे दक्षिण, और इधर क्या हो जाएगा पश्चिम, और इधर क्या हो जाएगा पूरब। यानी कि भैया किसी अगर सूर्य जो है जिधर उगती है, सूर्य जिधर उगती है उधर हम मुंह कर देंगे, और मुंह करने के बाद उधर क्या हो जाएगा, सूर्य किधर उगती है पूरब में, पूरब ये हो जाएगा पश्चिम, इधर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर ये, दक्षिण ये, ठीक है। तो यानी कि ऊपर उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब। अब सबसे उत्तरी स्थल जो है यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तर में कौन था, कौन सा स्थल है उत्तर में, तो सबसे उत्तर में जो स्थल है वो जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला के मांडा, यानी कि जिला, कभी जिला पूछ देता है तो हम जिला भी इसमें डिनोट कर दिए हैं, ठीक है। यानी कि जम्मू कश्मीर के मांडा, ऐसे याद रखना है मांडा, ठीक है। ये मांडा जो चिनाब नदी के तट पर है, किस नदी के तट पर है, मांडा, यानी कि चिनाब नदी के तट पर है मांडा, ठीक है। और उत्तर के विपरीत में आते हैं दक्षिण, दक्षिण में जो है सबसे दक्षिणी स्थल जो है महाराष्ट्र में, इसके बाद इधर स्थल नहीं पाया गया, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के दाइमाबाद, सिंपल में याद रखना है कि दाइमाबाद, महाराष्ट्र के दाइमाबाद। और सबसे पश्चिमी स्थल पर चलता है तो पश्चिमी स्थल पाकिस्तान भाई, तो ये पाकिस्तान में यहाँ जो है वो सुतका गेंडोर है, और ये सुतका गेंडोर जो है दासक नदी के किनारे पर है, किस नदी के किनारे स्थित है, दासक नदी के किनारे। और पूरब में आ जाता है आपका यूपी, तो यूपी के मेरठ जिले में आलमगीरपुर किस नदी के किनारे, हिंडन नदी। सबसे पहले ये महाराष्ट्र के दाइमाबाद जो है किस नदी के किनारे, गोदावरी, या देखिए हम यहाँ दो नदी दिए हैं, गोदावरी या प्रवरा। अगर गोदावरी दे देगा ऑप्शन में तो गोदावरी टिक लगाना है, अगर गोदावरी नहीं दे और प्रवरा नदी दे दे तो प्रवरा, एक छोटा सा नदी है भैया, अगर ये छोटा सा नदी है तो ऑप्शन में कभी क्या कर देता है, थोड़ा फंसाने के लिए पूछेगा तो प्रवरा नदी दे देगा, गोदावरी को हटा देगा। तो अगर ऑप्शन में गोदावरी दे तो गोदावरी टिक मारना है, अगर ऑप्शन में प्रवरा दे तो प्रवरा को टिक मारना है, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको जो है जम्मू कश्मीर में भैया, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में कौन सा क्षेत्र, उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद, पश्चिम में सुतका गेंडोर, और पूरब में आपका आलमगीरपुर। तो किस नदी के किनारे, चिनाब, मुंडा लिया चिनाब, मुंडा चिनाब, ऐसे याद रखना, मुंडा चिनाब या मांडा चिनाब। इसके बाद दाइमाबाद, दक्षिण में दाइमाबाद, महाराष्ट्र के दाइमाबाद किस नदी के किनारे, गोदावरी, दाइमाबाद, गोदावरी। पाकिस्तान के सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे, दासक नदी के किनारे। यूपी के आलमगीरपुर किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। अब देखिए इस स्थल को हम मिला देंगे, अगर इस स्थल को मिला दें तो इस स्थल को मिला दें तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस तरह हो गया, लमसम में जो है एकदम लगभग, क्या देखने से पता चलता है कि इसका आकार, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस तरह हो गया, त्रिभुजाकार हो गया है, ठीक है। और देखिए पूर्वी भाग में जो है ये आपका उत्तर हुआ, ये आपका दक्षिण, ये पश्चिम, और ये हुआ आपका पूर्व। पूर्वी भाग में इसका विस्तार कम था, इसका रीजन ये था कि पूर्वी भाग में ये लोग आए थे कहीं दूसरे क्षेत्र से, तो ये लोग इधर विस्तार नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस समय ये लोग खोज भी नहीं हो पाया था लोहा वगैरह का, इधर जंगल ही जंगल था, तो ये लोग पूर्वी क्षेत्र तक विस्तार नहीं कर पाया। ये लोग जो है यही उत्तर पश्चिम में ही ये लोग जो है समेट कर रह गया। तो इनका जो विस्तार जो है सबसे कम किस भाग में है, पूर्वी भाग में है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की लंबाई आपका 1600 किलोमीटर। अगर क्षेत्रफल निकालेंगे भैया तो इसको दोनों गुना कर देंगे, वो क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। तो अब ये देखिए ये था आपका विस्तार में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि उत्तर में कौन सा स्थल है, दक्षिण में कौन सा स्थल है, फिर सबसे कम किधर विस्तार है तो पूरब की तरफ विस्तार है, आकार किस तरह का, त्रिभुजाकार है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर और पश्चिम से पूरब की लंबाई आपका 1600 किलोमीटर, ठीक। विस्तार में देखते हैं हम लोग, विस्तार में और कुछ समझते हैं। तो विस्तार में सबसे पहले वर्तमान में 1400 बस्तियां, 1400 स्थल का पता चला है, जिसमें 925 स्थल केवल भारत में और 475 स्थल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में 475 स्थल है। और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस क्षेत्र में हुआ है, इसी क्षेत्र में हुआ है, इसी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में तो इसका बिल्कुल विस्तार नहीं हुआ है। तो यानी कि ये क्षेत्र कौन कौन है, भारत, पाकिस्तान और हल्का फुल्का अफगानिस्तान में हुआ। अफगानिस्तान में उतना ज्यादा नहीं हुआ जितना भारत और पाकिस्तान में हुआ है, ठीक है।
पाकिस्तान अफगानिस्तान कोई क्षेत्र को हम निपटा देते हैं तो अफगानिस्तान में केवल 2 ही स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल है, सुरतुगोई और मुंडी गाक, या मुंडी काक भी किसी में देता, मुंडी काट नहीं, काक या गाक, मुंडी गाक यानी तो सुरतुगोई, ये 2 स्थल है अफगानिस्तान में। इसके बाद आपको पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे और भारत के स्थलों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पाकिस्तान में जो मुख्य स्थल है, हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो, चानोदड़ो, जो मुख्य स्थल है उसको हम बता देंगे। इसके बाद फिर हम लोग भारत में चला जाएंगे। तो भारत में सबसे ज्यादा अगर स्थल मिला है, तो भारत में सबसे ज्यादा अगर स्थल देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्थल आपको गुजरात में मिला है। सबसे ज्यादा स्थल कहाँ मिला है? गुजरात में मिला है। और अफगानिस्तान में 2 स्थल, मुंडीगाक और सुरतुगोई, इतने याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है। अब देखिए ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी के दाएं तट पर जो है आपका मोहनजोदड़ो है, बाएं तट पर आपका चानोदड़ो है। दड़ो इधर मोहन और इधर चानू, यानी कि इधर मोहनजोदड़ो और इधर चानोदड़ो है, ठीक है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में, ये भारत का क्षेत्र नहीं है। एक मोहनजोदड़ो में एक मूवी भी बनी है, आप देखिएगा, मूवी देख लीजिएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में स्थित है, जो एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर स्थित है। और एक इतिहासकार थे पिगट महोदय, इन्होंने इसे जुड़वां राजधानी कहा। मोहनजोदड़ो को क्या कहा? जुड़वां राजधानी कहा। तो ये था आपका विस्तार में मोटा तौर पर जो है हम लोग इतना ही समझते हैं विस्तार के बारे में। हम लोगों ने विस्तार में क्या बताया कि इसका आकार त्रिभुजाकार और लंबाई 1400 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व 1600 किलोमीटर। सबसे कम विस्तार आपका पूर्वी भाग में, सबसे ज्यादा विस्तार उत्तर पश्चिम में, वो भी कहाँ? पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के 2 स्थल सुरतुगोई और मुंडीगाक। और आपका जो है सबसे ज्यादा स्थल कहाँ मिला है? सबसे ज्यादा स्थल भारत में गुजरात में मिला है, ठीक है। और सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो और बाएं तट पर चानोदड़ो, दड़ो, ठीक है। और ये जो है यानी कि मोहनजोदड़ो की जुड़वां राजधानी कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो की जुड़वां राजधानी हड़प्पा है। तो ये था आपका विस्तार। अब हम समझते हैं यानी कि पाकिस्तान के स्थलों के बारे में। हड़प्पा स्थल तो उसके बारे में समझते हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में समझते हैं। पहले हम लोग पाकिस्तान के जितने भी मुख्य स्थल हैं उसको हम लोग क्या करें। अब देखिए 925 स्थल है भारत में, तो इतना 925 के बारे में हम लोग अध्ययन थोड़ी करेंगे, एकदम दिमाग खराब हो जाएगा मर्दे। तो पाकिस्तान में 475 स्थल, आप एक एक को खखोर के कौन सी पढ़ेंगे? तो कोई मुख्य स्थल को पढ़ाया जाता है, समझे कि नहीं। अगर रोड पर कोई चलता है ना, तो रोड पर चलता है 2 ही प्रकार के आदमी को देखता है, ये वो ने तो बढ़िया स्मार्ट वाला, या दूसरा ने तो एक कपड़ा पहना ही नहीं, उसी को देखा जाता है। तो उसी तरह इसमें जो मुख्य स्थल है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खुदाई हड़प्पा सभ्यता में किया गया था। पहली खुदाई कहाँ हुई थी? हड़प्पा सभ्यता में, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रह गया। पहला स्थल हड़प्पा था, यानी हड़प्पा की खुदाई हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और इसकी खोजकर्ता कौन था? राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है, RDS। कब? 1921 में खोजाया गया था। नदी किस नदी के किनारे है? रावी नदी के तट पर है। किस नदी? हमने आपको बताया था ना कि सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल किसी नदी के किनारे है, और वो नदी कहीं ना कहीं जाकर सिंधु नदी में आकर मिलती थी। तो नदी किस नदी के किनारे है? आपका रावी नदी के किनारे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है कौन? आपका हड़प्पा दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा श्रमिकों से संबंधित है, यहाँ मजदूर लोग रहते थे। अब जरा गौर कीजिए, यहाँ तो साक्ष्य कैसे मिलेंगे? जब यहाँ कोई जगह पर मजदूर रहेंगे तो वहाँ साक्ष्य कैसे मिलेंगे? खैनी, वहाँ साक्ष्य खैनी मिलेंगे। और जो काम करेंगे तो वैसे, जैसे बिहार के मजदूर अगर कहीं काम करेंगे तो वहाँ क्या मिलेगा? खैनी, एक पुड़िया, वो भी कौन खैनी आता है? बाबा वाला खैनी, शायद खैनी, पुड़िया, ये सब रहेगा। तो उसी तरह मजदूरों से संबंधित जितना हथौड़ा, फिर आपका करनी जो ऐसे मारता है, दीवालवा में जो मारता है ऐसे, करनी, पाटा, ऐसे रहेगा, वहाँ स्थान भी ऐसे ही मिलेगा। तो उसी तरह यहाँ श्रमिक से संबंधित, यहाँ हड़प्पा में जो है श्रमिक मजदूर रहते थे। तो जो यहाँ का स्थल भी, तो यहाँ स्थल श्रमिक आवास। अब इसको याद करने का देखिए, और जब श्रमिक आवास, उस समय यहाँ क्या था? उस समय यहाँ काम करेगा क्या? यहाँ करनी पाटा थोड़ी चलाएगा, यहाँ घर थोड़ी देगा। उस समय क्या करता था? मिट्टी के बर्तन का यूज करता था। तो जितने भी बर्तन थे वो अधिकतर बर्तन मिट्टी के प्रयोग किया जाता था।
कांसा तो बना लिया था, लेकिन अधिकतर बर्तन जो यूज किया जाता था मिट्टी के बर्तन था। तो मिट्टी के बर्तन था तो कुम्हार का चाक, मिट्टी को बर्तन बनाने के लिए चाक का होना जरूरी है। तो यहाँ कुम्हार का चाक मिलेगा, और जब कुम्हार का चाक मिलेगा, थक जाता होगा तो खाता होगा तो अन्नागार मिला, यानी कि आपका किचन मिला। फिर अनाज कूटने का आपका ओखली, अनाज कूटने वाला वो ठेकली जिसमें कूटते हैं हम लोग, और अनाज के रूप में गेहूं और जौ को पीसे जाते थे, विशेषतर गेहूं और जौ को पीसा जाता था। अनाज कूटने का वृत्ताकार, देखिए श्रमिक सबसे पहले श्रमिक रहा। इसके बाद कुम्हार का काम क्या करता था, कुम्हार का चाक यानी कि खपड़ा उपड़ा गरने, हम लोग बोलते हैं देहात में उसको खपड़ा गरना बोला जाता है। मिट्टी का जब घर बनाता है ऊपर से जो देते हैं उसको खपड़ेल कहा जाता है। अन्नागार, पूस की रात में अगर कहानी पढ़िएगा तो उसमें चर्चा किया गया है खपड़ेल के घर के बारे में। अन्नागार, ये लोग खाएगा, थक जाएगा तो खाएगा तो अन्नागार मिला है यहाँ से। अनाज कूटने का वृत्ताकार यानी ओखली जैसा मिला है। अब ये लोग क्या करता, मजदूर भैया, मजदूर भी सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करता। अमीर लोग को ज़्यादा पूजा करने का समय नहीं है अमीर लोग, इसलिए अमीर लोग पूजा नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। मात्र देवी की मूर्ति मिला। अब देखिए यहाँ कोई ऐसे महिला की मूर्ति मिला, और इस महिला की मूर्ति में क्या दिखाया गया है कि स्त्री के गर्भ से निकला हुआ एक पौधा दिखाया गया है। यानी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पितृ सत्तात्मक नहीं था, बल्कि वो मातृ सत्तात्मक था। ये चीज़ दिखाता है, क्योंकि माताओं को यहाँ हक दिया था, माताओं को स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा था, दिखाई दिया था, यानी कि मूर्ति था ये। और यहाँ यही स्वास्तिक चिन्ह आपका, ये स्वास्तिक चिन्ह जो है यहीं से मिला है, ये स्वास्तिक चिन्ह आपका यहीं से हड़प्पा सभ्यता से मिला। और एक सींग वाला जानवर भी था, एक सींग वाला। कौन सा जानवर था, तो ये दिमाग लगाता गेंडा उंडा होगा इसमें, कोई ऐसे ही कुछ दिमाग लगाता है। ये एक मोहर था, उस मोहर में एक सिंह जानवर वाला का जो चित्र था, मतलब उसका वो था, क्या बोलते हैं उसको, उसका चित्र था बनाया हुआ उस मोहर में। तो यहाँ से पता चलता कि यहाँ का जो सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतर एक सिंह वाला जानवर हुआ होगा, तो इसलिए जो है यहाँ जो है एक सिंह वाला जानवर का मोहर बनाया गया था। फिर R37 नामक का कब्रिस्तान और हाथी की खोपड़ी मिला है। तो यानी कि कहीं ना कहीं हाथी था। तो आपसे ये पूछ सकता है, अगर हाथी की खोपड़ी नहीं पूछेगा, अगर आपसे स्मार्ट क्वेश्चन पूछने हुआ तो हड़प्पा सभ्यता में क्या हाथी था? तो अगर जब हाथी नहीं था तो हाथी का खोपड़ी कैसे आया? समझे कि नहीं समझे? तो सबसे पहले हम लोग प्रमुख साक्ष्य, इसी को याद करने में थोड़ा हम लोग को दिमाग खपाना पड़ता है। तो सबसे पहले श्रमिक आवास, भैया मजदूर रहेगा तब ना वो चाक करेगा, काम करेगा। जहाँ मजदूरी रहेगा तो वहाँ क्या करेगा, कुछ तो काम करेगा। तो क्या काम करता था? कुम्हार का चाक, मतलब वो क्या करता था, चाक से वो क्या करता था, मिट्टी का बर्तन बनाता था। भैया वो रहेगा तो वो खाना खाएगा, अन्नागार था। इसके बाद वो किचन में वो क्या रखता था, अन्नागार में वो क्या रखता था, वृत्ताकार, मतलब कूटने वाला मशीन, यानी कि कूटने वाला मशीन नहीं कर सकता, मतलब अनाज कूटने वाला वृत्ताकार चबूतरा रखता था। ठीक है, एक तरह से वो जो कूटने वाला खल जो होता था वो। फिर वो लोग पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे? माता देवी की पूजा। वो स्वास्तिक चिन्ह भी वहीं से मिला। अपना घर में वो चिन्ह बनाते थे, दीवार में स्वास्तिक का चिन्ह देते थे। इसके बाद एक सिंग वाला जानवर मिला है, और अगला जो है R37 नामक कब्रिस्तान मिला है, जहाँ दफनाया जाता था सबको। इसके बाद हाथी का खोपड़ी मिला है। ये था आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल। 3-4 बार इसको रिकॉल कीजिएगा, याद हो जाएगा खुद से। श्रमिक आवास, कुम्हार की चाक, अन्नागार, मूर्ति और वो गर्भ में, मतलब मूर्ति किस में मिला था, मूर्ति का स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, स्वास्तिक चिन्ह, एक सिंग वाला जानवर का चित्र, R37 नामक कब्रिस्तान। इसके बाद आपको क्या मिला था, हाथी की खोपड़ी। तो ये था आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल। अब हम लोग समझते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? आपका पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है। ठीक है, जिला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो हमने आपको डिनोट कर दिया है। ठीक है, जो इनको खोज करता थे वो राखलदास बनर्जी थे भैया, 1922 में खोजे थे इन्होंने। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और इसी मोहनजोदड़ो को
सिंधु घाटी सभ्यता का बाग या बगीचा कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। क्यों? चूंकि यहाँ कब्रिस्तान नहीं था, लेकिन यहाँ सब का ढेर मिला था। ढेर मतलब क्या? एक है सब पर दूसरा सब तीसरा मतलब ऐसे दुकनवा में जैसे कपड़वा नहीं रखता है, वैसे यहाँ सरिया के मुर्दा को रखा था, मतलब यहाँ सबको रखा गया था। यहाँ जितनी भी लाशें मिली, कोई भी लाश सही सलामत नहीं। किसी का हाथे टूटल, किसी का मुड़िए टूटल, किसी का पैरवे टूटल, ऐसे है करता था किसी का, सब मतलब कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम था। किसी सही सलामत नहीं था। सही सलामत इसलिए नहीं था क्योंकि सबको ढेर करके रखा था, मतलब एक जगह रख दिया था, सब जगह एक में इसके ऊपर ऐसे ढेर बना दिया था। तो ये प्रमुख नदी किस नदी के किनारे भैया? मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है सर। यहाँ कब्रिस्तान नहीं था, लेकिन यहाँ सब का ढेर मिला था, और यहाँ जितनी भी लाशें मिली वो कोई सही सलामत नहीं था, और इसे सिंधु सभ्यता का बाग भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं प्रमुख साक्ष्य। इसमें क्या है प्रमुख साक्ष्य? ये पुरोहितों से संबंधित, मतलब पुरोहिती आवाज से संबंधित ये यहाँ साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पुरोहित रहने का जगह था मोहनजोदड़ो में। तो समझते हैं, सबसे पहले पुरोहित जब रहेंगे, पंडित जी जब रहेंगे, तो यहाँ पुरोहित रहने का जगह मिलेगा ना, पुरोहित आवास मिला है। इसके बाद पंडित जी क्या करेंगे? कुआं में स्नान करेंगे, और स्नान कर लेने के लिए उसको विशाल स्नानागार चाहिए। स्नानागार मतलब बाथरूम, स्नान करने वाला। तो यहाँ क्या था, मोहनजोदड़ो में एक विशाल, पूरे गांव के लोग एक ही बाथरूम में नहाते थे, और पता नहीं उसमें कैसे लेडीज और जेंट्स कैसे नहाता होगा। हमको लगता है कहीं पर्दा उर्दा तो नहीं चलता, या पर्दा प्रथा था कि नहीं। तो एक विशाल स्नानागार था, वो सार्वजनिक रूप से उपयोग किया जाता, सब लोग उपयोग करते थे, ऐसा नहीं कि ये हमारा निजी स्नानागार होता था। इसके बाद पंडित जी आए, कुआं में नहाए विशाल स्नानागार में, कुआं रहेगा, विशाल स्नानागार रहेगा। इसके बाद सूती वस्त्र धारण किया, कपास धारण किया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही कपास, सबसे पहले इन लोगों ने कपास की खेती की सबसे पहले। ठीक है, सूती वस्त्र, ये लोगों ने सूती वस्त्र पहने। इसके बाद किसकी पूजा करवाए? पशुपति शिव, पशुपति भगवान। देखिए भगवान शिव जो है ना, उसका डिपार्टमेंट है, भगवान का जो है ना पशु डिपार्टमेंट है। देखिए आप यहाँ आप जो है देखिएगा, गले में नाग, इसके बाद पशु आपका जो है बैल पर बसा पर सवार। तो उसी तरह जो है ये पशुपति शिव जो है ये पशुपति नाथ है, मतलब पशुपति देव हैं शिव। तो पशुपति शिव की पूजा करवाए। इसके बाद पूजा करवाए तो पंडित जी को भूख लगेगा, भूख लगने के लिए अन्नागार गए। अन्नागार देखिए, हमने आपको हड़प्पा में भी बताया था कि अन्नागार था, लेकिन ये अन्नागार उतना बड़ा नहीं था। सबसे बड़ी इमारत है, मतलब सबसे बड़ा बिल्डिंग था सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार। सोचिए कि अनाज को रखने का गोदाम इतना बड़ा था। सोचिए कि कितना बड़ा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत था अन्नागार था। सभा भवन, अब पंडित जी अन्नागार में मतलब भोजन किए। भोजन करने के बाद सभा लगाएंगे कि हमको दक्षिणा देगा। तो दक्षिणा जब दिए पंडित जी को, इसके बाद चौड़ी सड़क पर गए। एकदम पंडित जी जाते हैं चौड़ी सड़क पर, भैया जहाँ पंडित जी नहीं हो वहाँ नर्तक। अब पंडित जी खुश होकर नर्तकी करने, मतलब राजा पंडित जी उस समय क्या करते थे पुराने ज़माने में, वो डांस करवाते थे महिलाओं के लिए। वहीं तो आपका डांस, क्लासिकल डांस ये सब चला था। तांबा, इसके बाद वहाँ तांबा का ढेर मिला था, और महाविद्यालय भी मिला था, स्कूल। ठीक है, तो प्रमुख साक्ष्य कैसे याद करना? पुरोहितों का आवाज। भैया जहाँ पुरोहित है वो कुआं में जाएंगे, स्नान करेंगे, सूती वस्त्र पहनेंगे, पूजा करवाएंगे पशुपति शिव के, फिर भोजन करेंगे। और ये भोजन अन्नागार जो था, सबसे अन्नागार मतलब होता है अन्न रखने का जगह, अनाज रखने की जगह को अन्नागार कहा जाता था, गोडाउन। ये सबसे बड़ी इमारत थी। और सभा भवन, यानी कि पंडित जी दक्षिणा लेंगे तो सभा भवन, सभा करेंगे। इसके बाद जब पंडित जी जाएंगे तो चौड़ी सड़क से जाएंगे। भैया नर्तकी तांबा खुश होकर पंडित जी डांस करवाएंगे। डांस देखना उसको बहुत बेहद पसंद होता है। इसके बाद तांबा का ढेर मिला था। इसके बाद दूसरा जो है ये महाविद्यालय मिला था। तो याद करने का ट्रिक्स, पुरोहितों का आवास, पुरोहित। इसके बाद स्नान करने के लिए कुआं में गए, कुआं मिला था। इसके बाद फिर विशाल स्नानागार मिला था। और जब विशाल स्नानागार जब स्नान करके आएंगे तो पंडित जी किसकी पूजा करवाएंगे? सूती कपड़ा पहनेंगे, सूती वस्त्र मिला था। इसके बाद
सूती वस्त्र मिलने के बाद फिर क्या करेंगे पंडित जी? सूती वस्त्र मिलने के बाद इसके बाद पशुपति शिव की पूजा कराएंगे, अन्नागार भोजन करेंगे, सभा भवन करने के बाद इसके बाद चौड़ी सड़कें के बाद आपका नर्तकी के बाद आपका तांबा का ढेर। देखिए तांबा नहीं मिला था, तांबा का ढेर मिला था। ढेर किसको कहते हैं? जब एक ही जगह मोड़ मार के तांबा को रख देंगे तो इसको ढेर कहेंगे। फिर महाविद्यालय मिला था। अब हम समझते हैं चानू दोड़ो को। तो चानू दोड़ो पाकिस्तान के नवाब शाह, हम लोग पाकिस्तान के स्थल को पढ़ रहे हैं, तो चानू दोड़ो पाकिस्तान के नवाब शाह जिला में स्थित है। इनका खोजकर्ता अर्नेस्ट मैके एवं गोपाल मजूमदार थे। जी मजूमदार भी कहा जाता है इन्हें, यानी खोजकर्ता अर्नेस्ट मैके एवं मजूमदार थे। प्रमुख नदी सिंधु नदी भैया, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। एकमात्र स्थल जिसमें दुर्ग नहीं था, किला नहीं था, मतलब जितने भी स्थल थे उसमें किला था। यहाँ ये जो प्रमुख स्थल होता था वो ऊंचाई पर रहता था, और जो आम जनता जहाँ रहते थे, मतलब ऑफिसर वगैरह जो स्थल पर रहते थे वो किले पर रहते थे, मतलब दुर्ग स्थल पर। ये ऐसा स्थल था जहाँ दुर्ग नहीं था। प्रमुख साक्ष्य, यहाँ महिलाओं से संबंधित साक्ष्य मिलेगा। तो भैया महिलाओं से संबंधित साक्ष्य मिला है तो इसका मतलब यहाँ क्या मिलेगा? काजल, कंघी, लिपस्टिक। और महिला सब क्या होता है, बैठ के जो है वो सब कपड़ा वो बुनती है, ऊनवा बुनती है। तो उन लोग को क्या मिलेगा? उन लोग क्या करेगी? रंगकृत, पुरुष नहीं बनाएगा, रंग बिरंगा चीज पुरुष नहीं बनाता। महिलाओं के पास ज़्यादा समय, ज़्यादा अवसर मिलता है, तो इसलिए महिलाएं रंगी बिरंगे, अगर वो लोग खरीदने भी जाएगी, अगर मार्केट में खरीदने भी जाएगी तो देखिएगा रंगा बिरंगा खरीदेगी, चाहे 5 टका कम है, नहीं ठका क्यों नहीं गई है, लेकिन वो लोग रंग बिरंगे साड़ी खरीदेगी या जो रंग बिरंगे जो है कपड़ा खरीदेगी। तो उसी तरह यहाँ काजल, कंघी, लिपस्टिक मिला है। गुड़िया, खेलने वाला गुड़िया बनाने का कारखाना भी ला। रंगीकृत मनका जो है, हमने बताया था कि मनका किसे कहते हैं, तो मनका जो है वो रंगीकृत मिला था, रंग बिरंगा मनका मिला था। डिजाइन को अलंकृत भी कहा जाता है। डिजाइन किया हुआ ईंटा मिला था। अब ये ईंटा को क्या करता था? हमको लगता है कहीं घर उर में लगाता होगा, सजाता होगा। इसके बाद आखिरी है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला था। तो कैसे मिला था? तो क्या होता था कि जब बिल्ली, मतलब कहीं बिल्ली का निशान बना था, तो बिल्ली का जो है पीछा करते देखा गया कि वो बड़ा सा, मतलब जब उसका निशान, पैर का जब निशान देखा गया तो लगा कि ये बिल्ली और कुत्ते का है। तो यहाँ जो है चानू दोड़ो में बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला था। इसका मतलब यहाँ बिल्ली है, कुत्ता भी है। अब हम लोग चलते हैं, इनको क्या फिर से रिकॉल मार लेते हैं। महिलाओं से संबंधित काजल, कंघी, लिपस्टिक, गुड़िया बनाने की कारखाना। इसके बाद रंगीकृत मनका, फिर आपका ईंटा, रंगीकृत ईंटा यानी कि डिजाइन बना हुआ ईंटा। इसके बाद फिर क्या मिला था? बिल्ली, मतलब बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला था। इसके बाद आखिरी जो है चौथा नंबर है वो सूतका गेंडोर। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान जिले में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बलूचिस्तान में है। खोजकर्ता आइंस्टाइन और प्रमुख नदी दासक नदी के किनारे। हमने बताया था कि ये सबसे पश्चिमी स्थल है, हमने पहले भी चर्चा कर दिया था। और यहाँ एक छोटा सा बंदरगाह था। देखिए ये बंदरगाह उतना छोटा सा बंदरगाह था। यहाँ साक्ष्य ये था कि बेबीलोन एक जगह है, बेबीलोन से यहाँ व्यापार होता था। तो बेबीलोन का मोहर, वहाँ का जो मोहर होता था ना, यहाँ मिला था सूतका गेंडोर में, और यहाँ का मोहर बेबीलोन में मिला था। तो इसे ये पता चलता था कि बेबीलोन और सूतका गेंडोर में व्यापार होता था। इसलिए यहाँ एक छोटा सा बंदरगाह था यहाँ किससे व्यापार होता था? बेबीलोन से व्यापार होता था। तो हम लोगों ने 4 स्थल पढ़ा था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चानू दोड़ो और सूतका गेंडोर। देखिए अब हम लोग चलते हैं एक डायग्राम में। पाकिस्तान के जितने भी स्थल है, हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। हड़प लिया रवि नाम के व्यक्ति ने हड़प लिया जमीन को, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सिंधु। साधु को क्या होता? दड़ो मतलब खोपा, दड़ो मतलब खोपा, ये से खोपा नहीं होता साधु। तो साधु को समझ लिए दड़ो। सिंधु, जितना भी दड़ो है वो किस नदी के किनारे होगा? सिंधु नदी के किनारे। सूतका गेंडोर दासक, सूतका गेंडोर दासक नदी। ठीक है, इतना याद रहेगा। किस नदी के किनारे? हड़प्पा रावी, हड़प लिया रवि ने। मोहनजोदड़ो मतलब सिंधु, साधु ने हड़प लिया जोदड़ो।
फिर साधु दड़ो ऐसे याद रखना है। सिंधु या ऐसे सिंपल से याद रखना। सिंधु, मोहनजोदड़ो, चन्नू किस नदी के किनारे? ये सिंधु नदी के किनारे। सूतकागेंड और दासक नदी के किनारे। फिर खोजकर्ता के बारे में चलेंगे। राय दयाराम बहादुर साहनी, राखलदास बनर्जी, अर्नेस्ट मैके एवं गोपाल मजूमदार, या मजूमदार भी लिख सकते हैं। इसमें थे ऑरेंज स्टाइन। इनके खोजकर्ता कौन थे? सूतकागेंडोर के खोजकर्ता ऑरेंज स्टाइन। ऐसे याद रखना है। अब इनकी विशेषताएं, हड़प्पा स्थल की विशेषताएं क्या? श्रमिकों के आवास से संबंधित स्थल था, यानी कि श्रमिकों से, कुम्हार का चाक, ये दिमाग में रखना है एकदम सारे को एक बार में। जैसे श्रमिकों का आवास तुरंत दिमाग में आना चाहिए। स्वास्तिक चिन्ह, ये वो XYZ एकदम पूरा आ जाना चाहिए। पुरोहितों का आवास, मोहनजोदड़ो पुरोहितों का आवास था। वहाँ कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, ये मिला था वो। और सबसे बड़ी इमारत, तो सबसे बड़ी इमारत था विशाल स्नानागार, ठीक, सॉरी अन्नागार था। विशाल सबसे बड़ी इमारत था आपका अन्नागार था। महिलाओं से संबंधित स्थल, चन्नू। अब इत्तेफाक से देखिए, ये हड़प्पा, जितना भी हड़प्पा था सब आवास से ही संबंधित है। देखिए, श्रमिकों का आवास, पुरोहितों का आवास, दोनों आवास से संबंधित है, रहने की जगह से संबंधित है। चन्नू दड़ो नाम सुनने से उठपटांग लग रहा है, तो इसलिए महिलाओं से संबंधित स्थल है। फिर सूतकागेंडोर में, ये पश्चिमी सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का IBC का सबसे पश्चिमी स्थल कौन है? सूतकागेंडोर है। इसके बाद यहाँ एक छोटी सी बंदरगाह मिला था जो आपका बेबीलोन से व्यापार होता था। तो ये था आपका रिकॉल एकदम। इसको चार्ट में अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप देख लीजिए। 1 मिनट का टाइम देते हैं, 1 मिनट क्या 1 सेकंड का टाइम देते हैं। तो ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता। हमने जो है सारे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी स्थल। अब देखिए, इसको मैप में भी इसको क्या कीजिएगा, हम जब आगे पढ़ाएंगे, अभी आपको तो हम इतना ही पढ़ाएं, अभी पाकिस्तान के ये स्थल, हम इसका पार्ट 2 आएगा तो उसमें जो है हम समझाएंगे कि भारत के स्थल कहाँ कहाँ थे। मैप से हम लेकर समझाएंगे। तो ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।